नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी मनीषा है, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू कराएंगी। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के तहत विचार होने वाले विषयों को दी मंजूरी। आयोग 18 महीनों के भीतर देगा अपनी सिफारिशें। रबी सीजन 2025 से 26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को भी मंजूरी। मोंथा चक्रवात ने लिया भीषण रूप। आज शाम या रात तक आंध्र प्रदेश में काकीनाडा और मछलीपट्टनम के बीच तट से टकराने की उम्मीद। कई राज्यों में रेड अलर्ट, कई ट्रेनें फ्लाइट रद्द। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की रेलवे की तैयारियों की समीक्षा। एनडीआरएफ समेत राहत एजेंसियों की स्थिति से निपटने के लिए तैनात। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। बिहार और पश्चिम बंगाल में वोटर आईडी रखने के मामले में दिया नोटिस। आयोग ने 3 दिन में जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। सरकारी परिसर में निजी संगठनों को अनुमति देने पर प्रदेश सरकार की रोक को किया खारिज। 17 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग का एक और सफल ट्रायल। बुराड़ी, करोल बाग, मयूर विहार समेत कई इलाकों में की गई क्लाउड सीडिंग। अब से कुछ ही देर में एक बार फिर होगा क्लाउड सीडिंग का तीसरा ट्रायल। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों और केंद्रीय कर्मचारियों को बड़े तोहफे दिए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सबसे बड़ा फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिली है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने ब्रीफिंग में बताया कि बैठक में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। इसमें वेतन आयोग की प्रक्रियाओं और सभी नियमों को तय कर दिया गया है। पहले बड़ा फैसला लिया गया 8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ। और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए और इतने कम समय में 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। केंद्र सरकार की ओर से गठित 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना देसाई को बनाया गया है और इस आयोग को 18 मई में अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें देने की जिम्मेदारी दी गई है। इस अवधि में आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों में परिवर्तनों की जांच करने के साथ सिफारिश करनी होगी। इसके लिए काफी बड़ा कंसल्टेशन होता है। कई मंत्रालय जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और डीओपीटी के माध्यम से जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस जेसीएम के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं। कई राज्य सरकारों के साथ भी इसमें कंसल्टेशन किया गया और करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी 8th पे कमीशन की। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि किसानों को रबी सत्र के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को मंजूरी दे दी गई है और इसके अलावा फास्फोरस और पोटास, सल्फर और नाइट्रोजन आधारित खाद सब्सिडी को भी मंत्री परिषद ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए 37,952 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
मंत्रिमंडल से डीएपी और टीएसपी पर विशेष सब्सिडी की मंजूरी दिए जाने से किसानों पर बोझ नहीं बढ़ेगा। हमारे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम फास्फोरस और पोटैश और सल्फर इसकी जो 28 ग्रेड्स ऑफ पीएनके फर्टिलाइजर हैं उन सबका सब्सिडी का प्रोग्राम आज अप्रूव हुआ। फास्फोरस, पोटैश और सल्फर के रुपीस पर किलोग्राम, नाइट्रोजन का भी NPKS इनका रुपीस पर किलोग्राम के ये प्राइसेस डिसाइड हुए। कैबिनेट अप्रूव्ड अबाउट 37,952 करोड़ रुपीस का इसका जाएगा टोटल आउटगो और 1 अक्टूबर 2025 से ये रेट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। डीएपी और टीएसपी, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट और डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये दोनों सबसे बड़े हाईली कंज्यूम्ड फर्टिलाइजर के कंपाउंड्स हैं। इनका करीब 60% इन दोनों का कम होता है कंजम्पशन। इन दोनों के लिए एक स्पेशल पैकेज भी रखा गया है जिससे कि जो फार्मर्स को, किसानों को जो रेट मिले वो रेट बिल्कुल कांस्टेंट रहे, वो बिल्कुल ना बढ़े। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत लगाने वाले प्रशांत किशोर मुश्किल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। 2 वोटर आईडी रखने के मामले में जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। प्रशांत किशोर को 2 राज्यों के वोटर आईडी रखने के मामले में नोटिस भेजा गया है। चुनाव आयोग ने 3 दिनों में नोटिस जवाब देने को कहा है। बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों जगहों की वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज है। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में प्रशांत किशोर का पता 121 कालीघाट रोड, कोलकाता दर्ज है। यही वो जगह है जहां भवानीपुर में तृणमूल कांग्रेस का मुख्यालय स्थित है। प्रशांत किशोर ने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। उस दौरान वे टीएमसी के राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। राजधानी दिल्ली में देश का दूसरा क्लाउड सीडिंग का ट्रायल पूरा हो गया है। अगले कुछ घंटों में दिल्ली के कई इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने आर्टिफिशियल बारिश करवाने की योजना बनाई थी। मौसम विभाग के अनुसार कानपुर से उड़ने वाला जहाज मेरठ मार्ग से होकर दिल्ली में प्रवेश कर क्लाउड सीडिंग किया। इसका उद्देश्य कृत्रिम वर्षा के माध्यम से हवा में मौजूद प्रदूषक तत्वों में कमी लाना है, जिससे दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI में सुधार हो सके। मामले की जानकारी देते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि क्लाउड सीडिंग दिल्ली के मयूर विहार, नॉर्थ, करोल बाग, भोजपुर, सादकपुर और बुराड़ी इलाके में क्लाउड सीडिंग की गई है। आज दूसरी ट्रायल क्लाउड सीडिंग की दिल्ली में की गई। ये क्लाउड सीडिंग सेस्ना एयरक्राफ्ट के माध्यम से IIT कानपुर ने की। एयरक्राफ्ट मेरठ के तरफ से दिल्ली में एंटर किया, जिसमें खेखरा, बुरारी, नॉर्थ करोलबाग, मयूर विहार, सादकपुर और भोजपुर, इस इलाकों के अंदर क्लाउड सीडिंग की गई। आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ी, देश में पहली इस तरह की मैं कहूंगा कि साइंटिफिक तरीके से बरसात करा के पोल्यूशन को बिठाने का एक बड़ा पहल होगी। और उधर चुनाव आयोग ने बिहार के बाद अब 12 और राज्यों में SIR यानी वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण कराने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद से कई राज्यों में इसका विरोध शुरू हो गया है। तमिलनाडु की सत्ता में काबिज DMK ने SIR पर चर्चा के लिए 2 नवंबर को ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है और कहा है कि SIR के विरोध में विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। वहीं इस पर भाजपा ने हमला बोलते हुए कहा कि DMK, कांग्रेस, TMC और समाजवादी पार्टी सहित कुछ राजनीतिक गुट घुसपैठियों और फर्जी मतदाताओं को बचाने में लगे हुए हैं। भारत के चुनाव में वोट का अधिकार भारत का संविधान केवल भारतवासियों को देता है, लेकिन भ्रष्ट युवराज युवरानियों की टोली घुसपैठी और नकली वोटों को बचाने के लिए यात्राएं निकाल रही। ये सीधा देश के संविधान और लोकतंत्र के साथ गद्दारी है। कांग्रेस, DMK सहित इनके सहयोगी पार्टियां घुसपैठियों को बचाने में लगी हैं। मृत वोट और फर्जी वोटरों के बल पर सत्ता में आने का
कुप्रयास कर रही है। इसकी स्थिति ये है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अब कांग्रेस पार्टी का इतिहास अगर आप लोकतंत्र के मामले में देखेंगे, संवैधानिक मूल्यों और मर्यादाओं के मामले में देखेंगे, तो उन्होंने जिस बेदर्दी और बेशर्मी के साथ लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं की के साथ जो है वो विश्वासघात किया है, कुठाराघात किया है। चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट कहा है, जो वैध मतदाता है उनकी सुरक्षा 100% होनी चाहिए और होगी। जो अवैध मतदाता हैं उनकी समीक्षा हो रही है, और इन मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वो कोई पहली बार नहीं देश में हो रही है। और हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें अगर मतदाताओं के शुद्धिकरण की प्रक्रिया हो रही तो उसका स्वागत होना चाहिए। और वहीं कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें प्राइवेट संगठनों को सरकारी परिसरों में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था। इस आदेश को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की गतिविधियों को निशाना बनाने वाला कदम माना जा रहा था। जस्टिस नाग प्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने सरकार के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी और मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। सरकार के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पुनश्चैतन्य सेवा संस्था ने दायर की थी, जिसने ये तर्क दिया कि इस कदम से प्राइवेट संगठनों के कानूनी काम करने के अधिकारों का उल्लंघन होता है। कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच के आदेश पर राज्य भाजपा अध्यक्ष BY विजेंद्र ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि यह सिद्धारमैया सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। आज न्याय की जीत हुई है। Naturally, it's a big setback for Siddaramaiah government. Priyanka Kharge, from last couple of weeks, was discussing on banning RSS and all these issues. Probably with this High Court judgment, the state government has to shut its mouth. Because of today's judgment, justice has prevailed. और दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव कराने की घोषणा की है। इन वार्डों में खाली पड़ी पार्षद सीटों को भरने के लिए 30 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। जिन वार्डों में उपचुनाव होंगे उनमें मुंडका, शालीमार बाग बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारिका बी, दिचाऊ कला, नारायणा, संगम विहार ए, दक्षिणपुरी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर शामिल हैं। इनमें से कई वार्ड महिला और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। मुख्य रूप से शालीमार बाग बी, अशोक विहार, द्वारिका बी, दिचौन कला और ग्रेटर कैलाश वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि दक्षिणपुरी वार्ड अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। चुनाव आयोग के मुताबिक नामांकन 3 नवंबर से शुरू होंगे। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 नवंबर रखी गई है। 12 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 15 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 30 नवंबर रविवार को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। वहीं मतों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। छठ मनाने के बाद प्रवासी बिहार से अपने गंतव्य पर लौटने लगे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की ओर से प्लेटफॉर्म के अलावा बाहर परिसर में भी रहने और बैठने की व्यवस्था की गई है। शेड के अंदर लाइट्स, माइकिंग, चार्जिंग पॉइंट्स और LED डिस्प्ले की भी सुविधा है। रेलवे की तरफ से 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में यात्रियों को ट्रेनों के बारे में जानकारी देने के लिए रेलकर्मी तैनात किए गए हैं। स्टेशन परिसर में प्राथमिक उपचार की भी सुविधा है। हम अभी बिहार की राजधानी पटना रेलवे स्टेशन पे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छठ के बाद जो परिवार है जो अपने गांव में आया था वो घर को वापस लौट रहा है। मजबूरियां रही होंगी, किसी का जॉब छूट रहा है, तो किसी के बच्चे के एग्जाम है, तो इसको लेकर के रेलवे ने भी अपनी ओर से इंतजाम किए हैं। और खासकर जो तत्काल टिकट में जो आधार कार्ड को लिंक किया गया है उससे यात्रियों को बहुत सुविधा हुई है। सर, आप कहाँ आए थे और कहाँ जा रहे हैं? हम आए हैं महुआ छठ पूजा के लिए। छठ पूजा हो गया,
उसके बाद वो वापस जा रहे हैं भागलपुर। जैसे है कि पैसेंजर्स के लिए काफी अच्छा स्टे के लिए जो है इन्होंने टेंट वगैरह प्रोवाइड किया है रेलवे स्टेशन के बाहर, तो ये अच्छा लगा है ना। इनकी फैसिलिटीज हैं, लोग गर्मी में आ रहे हैं तो फैन के नीचे जो है थोड़ी देर रेस्ट ले रहे हैं। रेलवे की फैसिलिटी से तो सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि जब से ये आधार ऑथेंटिकेट हुआ है सब तत्काल खुद से अपन बुक कर सकते हैं, तो वो एक टिकट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एजेंट्स पे अपने को डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। बाहर भी सरकार ने शेडिंग लगाई है जो कि यात्रियों के रुकने के लिए अच्छी है, यानी वेट करना पड़ता है, भीड़ हो जाती है बहुत ज्यादा, तो अच्छी बात है। और स्टेशन पे भी साफ सफाई रेगुलरली हो ही रही है, तो अच्छा लग रहा है वो तो। यात्रियों की सुविधाओं के लिए खासकर हम देखें कि अलग अलग तरह के टेंट बनाए गए हैं, उसमें पानी पीने की व्यवस्था है, उसमें बिजली की व्यवस्था है, उसमें पंखे की व्यवस्था है, कूलर की व्यवस्था है। इसके अलावा कर्मियों की भारी तैनाती की है। कैमरामैन राधाकृष्ण के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, पटना। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भीषण चक्रवाती तूफान मोंथा के मद्देनजर भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लगातार संबंधित राज्य सरकारों को आवश्यक चेतावनियां भी जारी कर रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवात के आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट के पास टकराने की आशंका जताई गई है, जबकि 29 तारीख को चक्रवात का असर कम हो जाएगा। पूरे मसले को समझने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा से बात की डीडी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर ने। हमारे साथ आईएमडी के डीजी इस वक्त मौजूद हैं। सर, अभी की लेटेस्ट अपडेट क्या है और किस तरीके से चक्रवात आगे बढ़ रहा है? आज पूर्वाह्न में चक्रवात मंथा एक भीषण चक्रवात के रूप में पश्चिम केंद्र बंगाल की खाड़ी में केंद्रीभूत है। जैसे पहला रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है। मछलीपट्टनम से लगभग 160 किलोमीटर दूरी पे, काकीनाडा से 240 किलोमीटर दूरी पे यह केंद्रीभूत है। ये धीरे धीरे उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए एक भीषण चक्रवात के रूप में आंध्र प्रदेश तट को आज शाम और रात के बीच में हिट करेगा काकीनाडा के आसपास। तब इसका विंड स्पीड होगा 90 to 100 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 110 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद धीरे धीरे वीक हो जाएगा। 29 तारीख सुबह ये एक साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हो जाएगा। और आइए अब सीधे पटना का रुख करते हैं और देखते हैं बिहार चुनाव से जुड़ी हुई वहां पर क्या हलचल चल रही है। और आप ये देखिए कि यहाँ पर जो संकल्प पत्र है वो जारी किया जा रहा है। अब मैं श्री पवन खेरा जी से आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। नमस्कार साथियों, आपने देखा कि महागठबंधन ने सबसे पहले मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। महागठबंधन ने ही सबसे पहले अपना ये प्रण, जिसको घोषणा पत्र कहा जाता है, कुछ लोग इसको जुमला मानते हैं, उधर वाले लोग, उनका जो जुमला होता है वो प्रण भी हमने सबसे पहले आज रिलीज किया है। तो आप इससे समझ जाइएगा कि कौन बिहार को लेकर गंभीर है, कौन बिहार के विषय में दिन रात सोच रहा है। ना केवल सोच रहा है, पहले दिन से, सरकार बनते ही पहले दिन से क्या क्या करना है बिहार के लिए, 20 साल
पीछे जा चुका है बिहार। उसको फिर से पटरी पर लाना, फिर से उसको तेज गति देना, उसके लिए अगर कोई गंभीरता से सोच रहा है तो वो महागठबंधन है। मैं महागठबंधन के तमाम साथियों को, हमारे भाई तेजस्वी जी को, सबको बधाई देता हूं और ये मैनिफेस्टो कमेटी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत कम समय में सबसे चर्चा करके, हर वर्ग से चर्चा करके, सबका ध्यान रखते हुए ऐसे मुद्दे इसमें शामिल किए हैं जो मुद्दे बिहार के हर एक व्यक्ति की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि सबके पास समय कम है, सब कैंपेन कर रहे हैं। आज जो ये प्रण है, बिहार इसका इंतजार कर रहा था और एक बहुत पावन दिन के दिन, छठ का पर्व आज ही समाप्त हो रहा है, बहुत पावन दिन है जिसमें ये प्रण हम आज आपके सामने रिलीज कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। अब मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता राज्य के सचिव श्री रामनाथ पांडे से आग्रह करूंगा कि वे संबोधित करें। अध्यक्ष जी और हमारे महागठबंधन। तो बिहार में जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो तेज होती हुई नजर आ रही हैं और आपने देखा कि महागठबंधन का ये मैनिफेस्टो जो है वो जारी किया गया है। तमाम वादे यहां पर किए गए हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि बिहार में ऊंट किस करवट बैठता है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में 3 दिवसीय इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 का शुभारंभ हुआ। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में, जिसमें राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन ज्ञान भागीदारी के रूप में शामिल है, 30 देशों के नौसेना प्रमुख और समुद्री विशेषज्ञ एक साथ आए हैं। इस मौके पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि व्यापक हिंद प्रशांत क्षेत्र ऐसे क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय दृष्टिकोणों की मांग करता है जो स्थानीय वास्तविकताओं का सम्मान करते हुए साझा उद्देश्यों को सुदृढ़ करें। It is in this context that India has elevated its maritime vision from Sagar, that is security and growth for all in the region, to Mahasagar, or mutual and holistic advancement for security and growth across regions. This evolution from sea, that is Sagar, to ocean, that is Mahasagar, signifies both expansion of scope and depth of purpose. As the principal manifestation of India's maritime power, the Indian Navy remains at the forefront of operationalizing our maritime vision. Towards that, we have been spearheading multiple endeavors in concert with our friends and partners in the region. और नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ICAO रीजनल एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन वर्कशॉप और 13वीं एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप 2025 बैठक की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम का आयोजन एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के सहयोग से किया गया है। उद्घाटन सत्र में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा ने कहा कि ये मंच विमान दुर्घटनाओं की जांच के क्षेत्र में देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा। आने वाले 3 से 4 दिनों तक विशेषज्ञ विभिन्न पद्धतियों पर चर्चा करेंगे और दुर्घटना जांच के लिए साझा मानक प्रोटोकॉल विकसित करने के तरीकों पर विचार करेंगे। Starting today, they are going to be there for 4 days. We have delegates from different countries. Together, they are going to discuss various facets of investigation, aircraft accident investigation, and I'm sure that the workshop will be very, very fruitful, and it will lead to more collaborative approach. और 25वें डेफ ओलंपिक्स खेलों का आयोजन 25 से 26 नवंबर 2025 तक जापान की राजधानी टोक्यो में होने जा रहा है। इस बार डेफ ओलंपिक्स की 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। खेलों में 70 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय दल ने भी डेफ ओलंपिक्स के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। भारतीय खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। भारत से कुल 111 खिलाड़ियों का दल खेलों में हिस्सा लेगा। 25वें डेफ ओलंपिक्स खेलों में 11 स्पर्धाओं में खिलाड़ियों जोर आजमाइश यहां पर करते हुए दिखाई देंगे।
2022 में ब्राजील में आयोजित हुए डेफ ओलंपिक्स में भारत के 65 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इस समय भारतीय दल ने 16 पदक अपने नाम करने में सफलता पाई थी। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।